मेरे साथ बेबीज बनाओ। ये उस बड़े बनाना ड्रूड की ब्लॉन्ड हंट्रेस से रिक्वेस्ट थी, जिसका मतलब है कि वो उसके साथ ब्रीड करना चाहता है। ऑब्वियसली इसके लिए उसे मुंह पर थप्पड़ पड़ा, पर उसी ने उसे चूज करने का ऑप्शन दिया था। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये रिक्वेस्ट सच में पूरी होगी गाइज। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस कैबेज हेड को एग्जाम के दौरान प्रोटैगनिस्ट पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे रिंग में लड़ने के लिए बुला लिया। वो ब्लॉन्ड औरत जो एग्जाम कंडक्ट कर रही थी वहां आई और बोली कि जो भी हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, और जाहिर है कि वो कैबेज हेड जो एक बॉक्सर है एक ही पंच में ढेर हो गया। एंड में वो बिना सोए ही सो गया। और बात को और बिगाड़ने के लिए प्रोटैगनिस्ट ने उसे भी फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, ये कहकर कि अगर वो हारी तो वो कैबेज हेड को पनिश नहीं करेगी। वो मान जाती है और यहां तक कहती है कि अगर वो जीता तो वो जो चाहे वो चूज कर सकता है। फाइट में कुछ इनसेन मूव्स थे, फ्लाइंग नीज, स्पिनिंग किक, हवा में स्प्लिट्स, जमीन पर स्प्लिट्स, देखने के लिए बहुत सारे कूल पोजेज। पर आखिर में उसे हार माननी पड़ी क्योंकि जगह बहुत कम थी उसकी टेक्निक्स यूज करने के लिए। पर उसने अपनी बात रखी और उसे जो चाहिए था वो चूज करने दिया। उस बड़े बनाना ड्रूइड ने पूछा कि क्या अर्थ पर उसके जैसी और भी स्ट्रांग फीमेल्स हैं। उसने कहा ज्यादा नहीं है। तभी उसने कहा कि उसकी रिक्वेस्ट वो खुद है। वो उसके साथ ब्रीड करके पप्स पैदा करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कुछ बार स्निफ करने के बाद वो उससे काफी फेमिलियर हो गया है। हाँ, उसने लिटरली उसे स्निफ किया। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो ब्रीड और पप्स की बातें क्यों करता है और वो लोगों को स्निफ क्यों करता रहता है, इसके अलावा कि मैं उससे बड़ा बनाना ड्रीड बुलाता हूं। ये सब एक नॉर्मल सनी डे पर शुरू हुआ जब शहर में बिजली गिरी, बड़े बड़े लाइटनिंग बोल्ट्स की बारिश हुई। सब कुछ जल्दी ही क्योस में बदल गया और प्रोटैगनिस्ट ठीक उसी के बीच में था। पैनिक में वो सड़क पार भागा और ट्रक होम उसे इसेकाई भेजने के लिए पहले से ही वेट कर रहा था। पर तभी अचानक वो दूसरी डायमेंशन में खिंच गया। ओबेडो, क्या ये तुम हो? जब वो सोकर उठा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। पर जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे दो चांद के बीच कुछ अजीब क्रीचर्स उड़ते हुए दिखे, और उसे ये भी रियलाइज हुआ कि वो उन्हीं कपड़ों में है जिनमें वो यहां आया था, यानी कि नंगा। ये जगह पक्का अर्थ तो नहीं थी। तभी अचानक उसने भेड़ियों और एक भालू के बीच एक जबरदस्त बैटल देखी। ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। आखिरकार भेड़ियों के झुंड ने भालू को हरा दिया। वो भेड़िए साथ मिलकर काफी स्ट्रांग थे और अब उनके पास लंबे टाइम के लिए खाना था। एक तरफ प्रोटैगनिस्ट के पास कपड़े तक नहीं थे। तभी अचानक एक भेड़िया उसके पीछे आ गया और उसे घूरने लगा। अपना प्रोटैगनिस्ट पैनिक हो गया और वहां से 9-2-11 हो लिया। वो भागता रहा और इतना थक गया कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1 पॉइंट बढ़ गया। फिर वो भागता ही रहा, पर तभी उसका पैर फिसला और वो लुढ़कने लगा। क्लिफ से नीचे गिरते ही वो अपने बनाना के साथ सिर के बल लैंड हुआ। उसकी बुरी तरह वाट लग चुकी थी, पर वहीं उसे खाने के लिए कुछ मिला। वो फ्रूट टमाटर जैसा लग रहा था और कुछ चींटियां उसे खा रही थीं, तो लगा कि खाना सेफ होगा। उसने उसे तेजी से ठूंसना शुरू कर दिया, पर तभी उसने कुछ नोटिस किया। कोई उसे ताक रहा था। वो वहीं जम गया। एक जायंट सांप जो मेरे वाले से थोड़ा बड़ा था उस पर अटैक करने ही वाला था। अब उसके लिए काफी देर हो चुकी थी, पर तभी उसके देखते ही देखते एक बहुत बड़े मेंढक ने उस सांप को निगल लिया। ये सब एकदम पागलपन था, ये पूरी तरह क्रेजी था। और फिर प्रोटैगनिस्ट बेहोश हो गया। कुछ महीनों बाद बारिश हो रही थी। वो पत्तों से टपकता हुआ पानी पी रहा था। उसके इस दुनिया में आने को 67 दिन हो चुके थे। पैक अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश में उसे एक और सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। 1 साल जल्दी जल्दी बीत गया। हमारा ड्रूइड बड़े बड़े केले इकट्ठा कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि वो बड़ा केला ड्रूइड है। अचानक एक केला लटक गया, लेकिन उसने गिरने से पहले ही पकड़ लिया और उसकी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ गई। उसका शरीर पूरी तरह बदल रहा था और अब उसका रिवॉर्ड पाने का टाइम आ गया। इस अराजक दुनिया में बचने के अलावा अब वो अडेप्ट भी कर रहा था। वुल्पप में से एक हमेशा उसका पीछे पीछे रहता था, इतना कि जब वो नहीं देखता तो उसे याद ही नहीं रहता। अचानक कुछ उसकी पीठ गीली कर दिया। जब उसने ऊपर देखा तो एक जायंट गोरिल्ला था। शायद उसने गोरिल्ला का केला पकड़ लिया। वो चीज जो उसे स्विन हुई, लेकिन उसने डॉज कर दिया। उस मार से ब्रांच स्नैप हो गई और गोरिल्ला सीधे छोटे वुल्फ के ऊपर गिर गया जो दूर फेंका गया था। उससे उसे दर्द हुआ, फिर भी जानवर डरा नहीं।
गोरिल्ला और भी फ्यूरियस हो गया और अटैक किया जानवर को मारते हुए। तभी हमारा बड़ा केला ड्रिड उसके पीछे से आया, आंख में मार मार दी, लेकिन वो आसानी से टॉस हो गया और पेड़ से टकरा गया। गोरिल्ला अभी भी फ्यूरियस होकर उसकी तरफ दौड़ा। अब साफ था कि इन जमीनों में सब खत्म हो गया। हमें हमेशा एक रूलर रहेगा, जब तक अचानक एक जायंट वुल्फ गोरिल्ला पर कूद न गया। पूरी भीड़ ने जानवर को बाइट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रोटेगोनिस्ट बेहोश होने लगा। शायद ये उसके लिए एंड था। जिस पपी को उसने बचाया था वो वुल्फ किंग का बेटा था और उसी दिन वो उस झुंड का हिस्सा बन गया। जब वो पीछे छूट जाता तो वो भेड़िया उसका वेट करता था। जब भेड़िया पीछे रह जाता तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता और इसी तरह वो साथ बड़े हुए और स्ट्रांग बने। अब तक उसे वहां फंसे हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। उस मूवमेंट पर 31 साल वहां बिताने के बाद पूरे झुंड ने उसे अपना लिया था। वो खड़ी पहाड़ियों पर ऐसे चढ़ जाता जैसे कुछ हो ही ना और अपने भेड़िया दोस्तों के साथ मिलकर जाइंट सांपों के चिथड़े उड़ा देता। हर दिन वो अपनी फैमिली के साथ टेरिटोरियल फाइट्स में हिस्सा लेता। तो धीरे धीरे वो उस क्रेजी वर्ल्ड में फिट होने लगा था। अब 120 साल गुजर चुके थे और शायद वो उस प्लैनेट पर अकेला इंसान था। इस सफ़र में उसने कई दोस्त बनाए और खोए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो टाइम का हिसाब ही भूल गया। उसे बस इतना पता था कि सदियां बीत चुकी हैं और काफ़ी समय बाद मूनलाइट हिल के लिए गोरिल्ला रेस के खिलाफ एक बार शुरू हुई। भेड़िए और गोरिल्ला एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे। जबरदस्त धुलाई शुरू हो गई और अपना बिग बनाना ड्रीड ठीक उसके बीच में था। वो सबसे बड़े गोरिल्लाओं में से एक के पीछे गया, पर तभी एक रोशनी बनी और वो फिर से दूसरी डायमेंशन में खिंच गया। एक धमाके ने उस जगह को निगल लिया। पीछे सिर्फ उसका डैगर बचा रह गया। दूसरी तरफ हंटर्स को कुछ अजीब फील हुआ। डायमेंशनल एनर्जी पूरी तरह हिली हुई थी। वो बैकअप के लिए बुला ही रहे थे कि तभी उनके ठीक सामने एनर्जी का एक ब्लास्ट हुआ। सब भागने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि एक पोर्टल खुलने वाला है। जो भी बाहर आने वाला था उसके लिए उस ब्लॉन्ड लड़की ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, पर जब उसने वो परछाई देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने उसकी तरफ देखा और वो वहीं जम गई। उसकी पूरी बॉडी ऐसे कांपने लगी जैसे वो किसी का शिकार बनने वाली हो। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया और उसे रियलाइज हुआ कि वो चीज इंसान नहीं थी, एनर्जी पागलों की तरह डेंस थी। फिर वो आदमी लड़खड़ाया और ठीक उसके सामने गिर गया। किसी ने भी पहले कभी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देखी थी। हाई लेवल मॉन्स्टर्स के सामने भी उसने ऐसा खतरा फील नहीं किया था। तो भाई ये बंदा आखिर है क्या चीज? और यहां हम एक साइकोलॉजिस्ट को पूरी कहानी सुना रहे हैं। उस आदमी ने अकाउंट के लिए थैंक्स कहा और बोला कि उसकी गवाही अवेकेंड सेंट्रल के साथ शेयर की जाएगी। तभी अचानक प्रोटागोनिस्ट ने उस बाल्ड बंदे को आवाज दी, जो ये देखने के लिए रुका कि उसे क्या चाहिए। और ये बस उसे सुनने के लिए थैंक्स कहने के लिए था, क्योंकि उसने 1000 सालों से किसी से बात नहीं की थी। और वो डॉक्टर था जो 1000 साल बाद वापस आए एक वाइल्ड वॉरियर की कहानी के लिए उसे थैंक्स कहना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो रूम से निकला उसने सोचा कि ये सब वाकई बहुत बिजार था। अब अवेकेंड सेंट्रल में वो ब्लॉन्ड लड़की काफी कंफ्यूज्ड है। उस आदमी को उसकी टेंशन समझ नहीं आती और वो उलझन में है, क्योंकि कार्ड कहता है कि वो रैंक F है, जिसका मतलब है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है। पर कोई रैंक F वाला पोर्टल से बाहर कैसे आ गया? उस आदमी ने कहा कि ये पक्का लक होगा, लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स पहले ही आ चुके हैं। और उसने पूछा कि क्या वो उन्हें पढ़ना चाहती है। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ था। बेसिकली वो एक भेड़िए की तरह एक्ट करता है, पर जो उसने देखा क्या वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर उसे लेटर देगी। उसे अपनी आंखों से चेक करना है। अब हॉस्पिटल में वो 2 हफ्तों से ऑब्जर्वेशन में था। अचानक उसका खाना आ गया। वो बहुत भूखा था, तो फिर सब कुछ खा जाने का टाइम आ गया। उसी समय ब्लॉन्ड लड़की आई और सीधे कमरे में घुसते हुए पार्क सुहू को ग्रीट किया, पर वो बिस्तर के ऊपर अजीब तरीके से खा रहा था। और जब तुम उसके खाने में टेंशन डालने का नाटक करो तो वो कुत्ते जैसा दिखता है। ऊपर से वो डेथ नोट की एले जैसा लग रहा था। लड़की ने कहा उसका नाम चोई सू यंग है, तो वो उठकर उसकी नाक से सूंघा और बोला ये तो फेमिलियर लग रही है। वो तुरंत ही उस फीमेल सेंट को पकड़ लिया, पर वो फेमिलियर थी क्योंकि जब वो वापस आया तो पहली बार वही उसे मिली थी। और बेशक जब वो बाहर आया तो वो प्रेडेटर जैसा दिखा। शायद उसने गलत जजमेंट किया। अचानक वो रफी तौर पर पूछता है, तुम क्या चाहती हो?
जिससे उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो उससे ऐसे क्यों बात करता है। और वो कहता है, मैं 1000 ईयर पुराना हूं। तभी उसे समझ आया कि उससे पागल क्यों डायग्नोज किया गया था। पर वो उसे डॉक्यूमेंट्स देती है, उस साइन करना है ताकि वो सोसाइटी में वापस जा सके। पर वो पेन से हैरान होकर उसे सूंघना शुरू कर देता है। कहता है, 1000 ईयर बाद भी लोग यही यूज करते हैं। अचानक वो उसे कॉल्स करती है, कहती है, साइन करो, ड्राव मत करो। यहां तक कि पूछती है, क्या तुम नेएंडरथल हो? वो और भी इरिटेट होती जा रही है। क्योंकि उसकी सिग्नेचर एक वुल्फ है। बात जारी रखते हुए वो पूछती है, क्या तुमने वहां कुछ मैजिक या वुडू जैसा सीखा? आंसर यह है कि उसने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो बस एक जंगल में सरवाइव कर रहा था। यह बात उसे फ्रस्ट्रेट कर देती है। वो कहती है कि उसने बेसिकली बस 10 साल वहां भाग दौड़ की, सरवाइव किया ताकि वो एक असली रिटर्नी बन सके जो पोर्टल्स क्रॉस कर पाए। उसे मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए था और उनकी डायमेंशनल एनर्जी लेनी चाहिए थी। पर इतनी डेंजरस दुनिया में रहने के बाद भी वो कहती है कि उसे पोर्टल और रिटर्न स्टोन बस प्योर लक से मिले। पार्क उसे करेक्ट करता है कि वो वहां 10 साल नहीं बल्कि 1000 साल था। चिढ़कर जोई कहती है कि 1000 नहीं, बस 10 साल हुए हैं। वो कंफ्यूज्ड है। वो उसे अपने रिकॉर्ड्स चेक करने को कहती है, जिसमें लिखा है कि वो 2015 में गायब हुआ और 2020 में गायब हुआ और 2025 में पोर्टल से वापस आया। पार्क फाइल देखता है और यह सच देखकर शॉक हो जाता है। चोई उसकी अवेकंड आईडी वापस दे देती है। जाते जाते वो कहती है कि उसके किए डैमेज की वजह से कुछ कॉस्ट डिडक्ट होंगी, जिसके बारे में वो बाद में पूछ ले। वो ये भी कहती है कि जब वो थोड़ा बेटर फील करे तो उसे अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहिए। गुड बाय बोलकर चोई चली जाती है और पार्क उसकी बातों के बारे में सोचता रहता है। वो वंडर करता है कि क्या उसकी फैमिली में कोई अभी भी जिंदा है। तब उसने सब कुछ गिव अप कर दिया था, ये सोचकर कि अगर वो कभी वापस आया भी तो उसकी फैमिली और फ्रेंड्स कब के जा चुके होंगे। अब वो वापस तो आ गया था, पर उसे उस फॉरेस्ट फैमिली को खोने का गम भी फेस करना था जो 1000 साल तक उसके साथ थी। फिर भी ये बस उसका एक गेस था। अर्थ पर तो सिर्फ 10 साल ही बीते थे। जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो पार्क स्टंट रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सच में उसी दिन मर गए थे। पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसका छोटा भाई जुनो अभी भी जिंदा था। पैनिक होकर पार्क बाहर रश करता है और सीधा डॉक्टर के पास वापस जाता है। डॉक्टर पूछता है कि क्या सीन है और पार्क बोलता है कि उसे हेल्प चाहिए। उसका भाई अलाइव है और वो चाहता है कि डॉक्टर उस ढूंढने में उसकी हेल्प करे। डॉक्टर हेसिटेट करते हुए कहता है कि पार्क शायद अभी सोसाइटी में वापस जाने के लिए रेडी नहीं है और उसे पहले चीजें चेक करनी होंगी। पार्क इंपेशेंट होकर कहता है कि डॉक्टर समझ नहीं रहे कि यह कितना सीरियस मामला है। वो परमिशन नहीं मांग रहा है। फिर डॉक्टर एक छोटा सा जेस्चर करता है। वो कहता है कि उसकी एक कंडीशन है। थोड़ी देर बाद पार्क एक कार में होता है। वो डॉक्टर को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो ये हेल्प कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर कहता है कि वो टच में रहेंगे। फिर ड्राइवर को बोलता है कि पार्क को सेफली वहां पहुंचा दे, क्योंकि वो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। जैसे ही कार निकलती है, लड़की नोटिस करती है कि डॉक्टर ने उसके कपड़ों के पैसे दिए और ड्राइवर भी अरेंज कर दिए। वो पूछती है कि उन्होंने पार्क के लिए इतना क्यों किया, खासकर जब लो रैंक रिटर्नीज को अक्सर सेंट्रल ऑफिस इग्नोर कर देता है। डॉक्टर कहता है कि उसे पार्क की स्टोरी और सुननी है, और वैसे भी उसे अभी वो डोर नॉब भी रिप्लेस करना है। लड़की सरप्राइज्ड है और उसे याद आता है कि वो कैसे टूटा था जब पार्क ने जल्दबाजी में डोर को जोर से खींचा था। बाद में डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठा है और सोचता है कि ये दूसरा डोरनॉब है जो टूटा है। वो कहता है कि बहुत टाइम हो गया किसी इरेगुलर की स्मेल लिए। मीनवाइल पार्क टैक्सी में जा रहा होता है। एक न्यूज रिपोर्ट में आता है कि दोपहर के 3 बजे उस दिन प्रोविंस के एक अनप्रोटेक्टेड फील्ड में मॉन्स्टर्स भाग निकले। ये एक छोटे ब्रेक पोर्टल की मिसकैलकुलेशन की वजह से हुआ। मॉन्स्टर्स ने पूरे एरिया को घेर लिया था और ऑफिशियल्स को उम्मीद थी कि अगले 50 मिनट में सब कंट्रोल में आ जाएगा। 2 अटैक्स तो रोक लिए गए, पर 12 अवेकन्ड सोल्जर्स की मौत हो गई। पार्क रिपोर्ट को बहुत ध्यान से सुनता है। उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि ग्रेट डिजास्टर के बाद दुनिया पूरी तरह बदल गई है और कुछ और ही बन गई है। डॉक्टर ने मजाक में कहा था कि अगर वो अवेकन्ड होता
तो अपनी ये घटिया जॉब छोड़ देता और फील्ड्स में हंटिंग करके अमीर बन जाता। पार्क ने पूछा था कि इन सब का क्या मतलब है, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे ये भी नहीं पता तो पक्का उसके सिर पर जोर की चोट लगी है। पार्क ने उससे कहा कि बात को ज्यादा मत खींचो और बस समझाओ। डॉक्टर ने बताया कि 10 साल पहले पूरी दुनिया में गेट्स खुल गए थे, इसीलिए उस दिन को ग्रेट डिजास्टर कहा जाता है। ये अर्थ पर पहला डायमेंशनल कन्वर्जेंस था, जब हमारी दुनिया दूसरों से जुड़ गई और मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। उस दिन दुनिया की 10% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। हर जगह आ रहे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए मिलिट्री काफी नहीं थी, इसलिए कमजोर इलाकों ने मर्सनरीज का सहारा लिया। जो लोग डिजास्टर के दौरान गायब हो गए थे, उन्हें अवेकन्ड लोगों के साथ मर्सनरी लाइसेंस और मॉन्स्टर्स को हंट करने का हक दिया गया। पार्क पूछता है कि वो मर्सनरी कैसे बन सकता है। डॉक्टर हंसता है और कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए यह बहुत मुश्किल है। पहले उसे अवेकन होना पड़ेगा, उसके बाद उसे बस अवेकन सेंट्रल ऑफिस में मर्सनरी टेस्ट पास करना होगा। कहता है कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कुछ देर बाद पार्क किसी दूसरी जगह के लिए निकलता है। ड्राइवर उसे बताता है कि वे पहुंच गए हैं। वो सामने वाले घर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही एड्रेस है। पार्क बाहर निकलता है और उस थैंक्स कहता है। फिर वो घर की ओर चलता है। एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और पूछती है वो कौन है। वो कहता है कि वो जिन्हों को ढूंढ रहा है। औरत बड़ा बड़ाती है कि वो अभी भी डायपर पहनता है, लेकिन बड़े आदमी जैसा बात करता है। पार्क को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या मतलब रख रही है। वो कहती है कि उस नाम का कोई यहां नहीं रहता और उसे निकलने को कहती है। पार्क सोचता है कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं आया। फिर वो अंदर लोगों के झगड़े की आवाज सुनता है। वो सोचता है कि उसका भाई कर्ज में तो नहीं है। थोड़ी देर बाद पार्क सड़क पर चलता है, सोचते हुए कि जंगल में ताकत ही सबको रूल करती है, पर इंसानी सोसाइटी में पैसा ही असली मायने रखता है। सीन एक बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहां पार्क अपना अवेकन कार्ड दिखाता है। एक औरत उसे बताती है कि उसकी मर्सनरी टेस्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करता। पार्क पूछता है क्या प्रॉब्लम है, जब वो पहले ही एफ रैंक अवेकन है। वो कहती है कि वो अभी भी मिनिमम स्कोर से 4 पॉइंट्स नीचे है। पार्क पूछता है 2 हफ्ते पहले पोर्टल क्रॉस किया था तो ये कैसे समझ में आता है। औरत कहती है कि नॉर्मल लोग पोर्टल क्रॉस करने की कोशिश में मरते हैं, उनके बॉडी स्टोर्न अपार्ट हो जाते हैं। फिर वो जोड़ती है कि उसे भरोसा नहीं कि उसने सच में किया। वैसे भी वो अवेकन स्कूल जा सकता है या फील्ड बैटल्स में पॉइंट्स कमा सकता है, फिर जब सही अवेकन बन जाए तो वापस आ सकता है। जैसे ही वो निकलता है, पार्क सोचता है कि पूरा सिस्टम बिल्कुल भी समझ नहीं आता। फिर भी उसे स्वान के गॉब्लिन फील्ड में इंटरेस्ट हो गया। सीन फिर से बदलता है। दूसरी टैक्सी में पार्क पूछता है कि दीवारें कितनी दूर तक जाती हैं। ड्राइवर बताता है कि वो पूरे शहर को घेरती हैं और उसे मैप ऐप चेक करने को कहता है। वो पूछता है कि क्या पार्क ने इसे डाउनलोड किया है और समझाता है कि शहर 12 जोन्स में बंटा है जिनके बीच सैकड़ों गेट्स हैं। आसपास देखकर पार्क तय करता है कि उसे जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। जल्दी ही उसे जगह दिखती है और ड्राइवर कहता है कि हम स्वानफील्ड गेट 27 पर पहुंच गए हैं। पार्क बाहर निकलता है और बड़े एंट्रेंस का सामना करता है। वो समझता है कि गेट एक हंटिंग फील्ड की ओर ले जाती है। फिर वो उसकी तरफ चलना शुरू करता है। वहां 2 सोल्जर्स उसे रोकते हैं। वे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। पार्क जवाब देता है कि वो भी यहाँ है। वो कहता है कि वो हट करने आया है, इसलिए एक सोल्जर उसकी मर्सनरी लाइसेंस मांगता है। पार्क इकरार करता है कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। सोल्जर उसे बताता है कि सिविलियन इस एरिया में नहीं आ सकते। फिर दोनों आदमी पास में कुछ देखते हैं। एक सोल्जर चिल्लाता है कि एग्जिट बंद करो, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी है। एक कार चेक पॉइंट को ध्वस्त करके गुजरती है। भीतर एक मॉन्स्टर आदमी को खा रहा है। फिर कार दीवार से टकरा जाती है। एक सोल्जर इमरजेंसी टीम को बुलाता है ताकि मॉन्स्टर को कंटेन कर सके, जबकि बाकी लोग कार के चारों ओर घेरते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो क्रीचर कार से बाहर निकलता है और सोल्जर्स उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, उसे बार बार हिट करते हुए। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर मर चुका है। सोल्जर्स रिपोर्ट देते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है और गेट से आए मॉन्स्टर को मार दिया गया है। तभी उनमें से एक पूछता है कि पार्क कहाँ गया। वो सोचता है कि क्या पार्क पहले ही निकल गया।
शायद वो मॉन्स्टर को देखकर भाग गया होगा, पर पार्क भागा नहीं था। वो पहले से ही उस एरिया के बाहर वॉक कर रहा था और कह रहा था कि भले ही ये एक ओपन फील्ड है, फिर भी वो सब कुछ सेंस कर सकता है। वो ये भी डिसाइड करता है कि उसे खुद की कार खरीदनी पड़ेगी। आसपास देखते हुए वो वंडर करता है कि क्या सीओ के अलावा बाकी सारे शहर तबाह हो चुके हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। पार्क कहता है कि ये अंधेरा काफी फैमिलियर लग रहा है। वो खंडहरों के बीच से निकलता है और कहता है कि अब हंटिंग का टाइम है। जल्द ही वो जमीन पर उतरता है और उसे लगता है कि उसकी बॉडी अभी भी थोड़ी हैवी फील हो रही है। वो पास की बिल्डिंग्स को स्टडी करता है और फिर उनकी तरफ तेजी से स्प्रिंट मारता है। वो फटाफट ऊपर चढ़ता है और छत पर पहुंच जाता है। वहां खड़े होकर पार्क पूरे एरिया को देखता है, पर वो कोई पोज नहीं मार रहा। वो अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है और अपनी सेंसेस यूज करके बेस्ट डायरेक्शन ढूंढता है। वो झटके से अपना सिर एक तरफ घुमाता है और उस रास्ते को चुन लेता है। फिर वो बड़े आराम से नीचे कूद जाता है। उन शूज की ग्रिप वाकई क्रेजी है। खाली सड़कों से गुजरते हुए वो एक अंधेरी और शेडी गली में पहुंचता है। गली के एंड में कुछ गोब्लिन्स ने एक बेबस कुत्ते को कोने में घेर रखा था। उनके मुंह से टप टप टपकती लार साफ बता रही थी कि वो बुरी तरह भूखे हैं। फिर भी वो कुत्ता हार नहीं मान रहा था और लगातार पलटकर लड़ रहा था। तभी पार्क अंधेरे से बाहर निकलकर आता है। वो कुत्ते की तरफ एक नजर डालता है और मजाक में पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। उसकी आंखों से जवाब साफ था, पर गोब्लिन्स तो पहले ही अटैक करने का मन बना चुके थे। वो सीधे उसकी तरफ लपके पार्क मुस्कुराया और उसने भी उन पर धावा बोल दिया। एक पल में वो घूमा और पीछे से जबरदस्त स्ट्राइक की। पहले गोब्लिन को इतना ब्रूटल पंच पड़ा कि उसका सिर धड़ के अंदर धंस गया। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उसके सामने सिस्टम विंडोज फ्लैश होने लगी, एक के बाद एक एरर्स आने लगे और पार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उसके एक्शंस को ठीक से रीड करने में फेल हो रहा है। जब तक वो इसे समझने की कोशिश करता, बाकी गोब्लिन्स ने उस पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि वो भारी पड़ेंगे, पर उनका कॉन्फिडेंस तब हवा हो गया जब पार्क ने एक एक करके सबको सिर्फ एक हिट में ढेर कर दिया। आखिरी गोब्लिन ने अपने सारे दोस्तों को मरते देखा और पैनिक में एक बिल्डिंग पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा, पर उसने एक बहुत ही डम मिस्टेक कर दी। वो टॉप पर रुका और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पार्क ठीक उसके पीछे खड़ा है। पार्क ने उसे छत से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसका काम तमाम हो गया। जमीन पर वापस आते ही एक और सिस्टम विंडो अपीयर हुई जिसमें वार्निंग दी गई थी कि उसकी क्लास एबिलिटीज दिखाने में एरर आ रहा है। यह देखकर पार्क को याद आया जब 100 साल पहले वो एक जंगल में नंगा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। वही वो वक्त था जब उसे पहली बार स्टेटस पॉइंट्स मिलना शुरू हुए थे। तो शायद यहां भी अर्थ पर वापस आने के बाद भी सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। और शायद इन एरर्स का कुछ कनेक्शन इस बात से भी है कि वापस आने के बाद उसकी बॉडी कमजोर क्यों हो गई है। तभी एक नई विंडो पॉप अप होती है, अचीवमेंट शॉप। क्यूरियस होकर पार्क उसे खोलता है। उसके पास 7 पॉइंट्स हैं और कुछ आइटम्स हैं जिन्हें वो खरीद सकता है। कुछ बहुत अमेजिंग तो नहीं है, पर फिर भी वो कुछ चीजें चुन लेता है और वो आइटम्स तुरंत उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ खा पाता, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये वही पहले वाला कुत्ता है और अब उसके बगल में एक छोटा पपी भी है। पार्क धीरे से चलकर पास जाता है, कुत्ते पर हाथ रखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो मर रहा है। ऐसा लगता है कि वो जानवर अब चैन की नींद सोने के लिए तैयार है, पर पार्क अभी हार नहीं मानना चाहता। खामोशी में ऐसा लगता है जैसे वो उससे अपने पपी को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा हो। वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी दुनिया में भेड़िए ही उसकी फैमिली थी। शायद ये किस्मत खुद को दोहरा रही है। वो एक स्नैक निकालता है और कुत्ते को देता है। फिर वो गोब्लिन की लाशों की तरफ जाता है जो टोटल 7 थी। वो पूरी रात काम करता रहता है और सुबह सूरज निकलने पर ही फ्री होता है। वो उस कुत्ते के लिए एक छोटी सी कब्र बनाता है जिसने अपने पपी को बचाते हुए जान दे दी और कुछ देर वहां चुपचाप खड़ा रहता है। इस बीच एरिया 27 के एंट्रेंस पर ट्रैफिक की वाट लगी हुई है, हॉर्न बज रहे हैं और ड्राइवर्स का दिमाग खराब हो रहा है। तभी शोर थम जाता है जब कोई अपनी पीठ पर कई मरे हुए गोब्लिन्स लादे हुए वहां पहुंचता है। लाशें होने के बावजूद वो मॉन्स्टर्स इतने डरावने हैं कि सब पीछे हट जाते हैं।
पार्क उन बॉडीज को बेचता है और उसे 10,000 से ज्यादा मिलते हैं। सबसे वैल्यूएबल चीज तो उनके अंदर के क्रिस्टल्स है। असली पैसा तो वही है। चूंकि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए वो उसे पूरा पेमेंट कैश में देते हैं। उतने पैसे देखकर वो सोचने लगा कि अगर वो डंजन्स क्लियर करे और ज्यादा क्रिस्टल्स जमा करे तो कितना कमा पाएगा। कहीं और एक कन्वीनियंस स्टोर के पास एक ट्रक खड़ा है। अंदर एक आदमी अपने बच्चे के लिए चॉकलेट बार खरीदते हुए अपने पुराने दोस्त से गप्पे लड़ा रहा है। ट्रक पर वापस आकर उसका मूड काफी अच्छा है। आज का दिन काफी इजी रहा था और वो बस घर जाना चाहता है। पर यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, पार्क जुनहो, और एक जोरदार पंच ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उस आदमी ने कहा कि बहुत टाइम हो गया और उन्हें फिक्र हो रही थी कि जुनहो ने अपने बच्चे को छोड़कर भागने की जो बात कही थी वो कहीं सच तो नहीं। जिन्होंने ऊपर देखा और ऐसा लगा कि वो उसे जानता है। फिर बाकी लोग उसे पीटने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि वो पिछली बार से बेहतर दिख रहा है। उन्होंने पूछा कि उसे क्या लगता है उन्हें कितनी बार यहां आना पड़ा है। जुनहो ने तुरंत कुछ कैश निकाला और कहा कि उसके पास बस इतना ही है। पैसे गिनने के बाद आदमी ने बताया कि मंथली पेमेंट 8,000 ब्राजीलियन रियाल है और ब्याज 6,000 से भी ज्यादा है, इसलिए यह अभी भी कम है। आंखों में आंसू लिए जुनहो ने 3 दिन की और मोहलत मांगी। उस आदमी ने उसे फिर से मारा और पूछा कि क्या उसे पता भी है कि 3 दिन में कितना ब्याज बढ़ जाता है, और उसे झूठ बोलना बंद करने को कहा। तभी किसी ने जुनहो को आवाज दी। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि वो कौन है। जुनहो वहीं सुन्न हो गया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका भाई जिंदा है। पार्क उसके पास चलकर आया और पूछा कि क्या वो जुनहो है। एक फ्लैशबैक में जुनहो को बुली होते हुए दिखाया जाता है, जबकि पार्क उसे देख रहा था। जुनहो ने मदद के लिए भीख मांगी, पर पार्क ने उसे इग्नोर किया और उसे अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तो एक भाई के तौर पर पार्क कभी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ था। फ्लैशबैक शिफ्ट होता है और पूरे देश में मिस्टीरियस धमाकों की रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं। फिर धमाकों के साथ लाल रंग के गोले यानी पोर्टल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जुनहो शौक में यह सब देखता है और अपनी मम्मी के कमरे की तरफ भागता है। उसके पेरेंट्स खुश है कि वो घर पर है, हालांकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि पार्क कहां है। तभी एक धमाका होता है और मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। उसी वक्त एक जायंट आंख जुनहो को ताक रही होती है। जल्द ही उसके बाद वो गायब हो जाता है। वापस प्रेजेंट में पार्क कहता है कि जुनहो पिछली बार से काफी बड़ा हो गया है। जुनहो जवाब देता है कि उसे लगा था कि पार्क मर चुका है। तभी दूसरा बंदा बीच में टपक पड़ता है। वो पूछता है कि क्या ये सच में जुनहो का बड़ा भाई है। पार्क उस बंदे को सिर से पकड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे पीछे फेंक देता है। जुनहो फटी आंखों से देखता रह जाता है। उस बंदे को इतनी जोर से पटका गया कि सब सन्न रह गए। उन दोनों गुर्गों को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या देखा। पार्क अपने भाई से पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, और जुनहो कहता है कि वो ठीक है। तभी एक और आदमी पार्क की तरफ लपकता है। पार्क उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर उस बंदे को चोट लगने के बजाय पार्क का अपना ही पैर टूट जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। अब आखिरी गुंडा बुरी तरह कौंप रहा है। वो गेस करता है कि पार्क कोई अवेकंड है और पार्क उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर वो आदमी कसम खाता है कि उसने जुनहो को छुआ तक नहीं, और कहता है कि उसने तो दूसरों को भी उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा था। एक पल बाद पार्क उसे कुछ पैसे थमाता है और कहता है कि इन्हें लो और यहां से दफा हो जाओ। बाद में उसी रात वो बूढ़ी औरत वहां आती है। पार्क और उसका भाई उसके सामने खड़े होते हैं। वो पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि ये आदमी वाकई उसका भाई है, और जुनहो हाँ कहता है। उसे दादी बुलाते हुए पार्क कहता है कि वो थोड़ा मीट लाया है। वो कहती है कि फैमिली को टच में रहना चाहिए और उन्हें जल्दी चलने को कहती है, क्योंकि बच्चा अपने पापा के घर आने का वेट करते करते सो गया है। अंदर एक बच्चा सो रहा होता है। पार्क पूछता है कि क्या ये जुनहो का बेटा है। जुनहो बताता है कि उसका नाम गुंगो है और वो उसकी इकलौती अमानत है। पार्क पूछता है कि बच्चे की मम्मी कहाँ है। जुनहो कहता है कि वो अपनी अलग जिंदगी जीने के लिए चली गई और खुद को ब्लेम करता है कि वो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पार्क सजेस्ट करता है कि उन्हें ड्रिंक करनी चाहिए। बाद में वो टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जुनहो कहता है कि पार्क के गायब होने के बाद उसे लगा था कि वो मर चुका है,
पर अब वो वापस आ गया है और उसकी उम्र तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। पार्क पूछता है कि उस पर कितना कर्ज है और जुनहो बताता है कि लगभग 220,000 ब्राजीलियन रियाल। फिर भी वो कहता है कि सब ठीक है क्योंकि वो किसी तरह इसे हैंडल कर लेगा। वो समझाता है कि अब उसके पास एक जॉब है और पार्क पूछता है कि किस तरह की। जुनहो बताता है कि वो एक लॉजिस्टिक्स सेंटर में काम करता है। पार्क पूछता है कि क्या वो ट्रक उसका है। जुनहो ने कहा कि नहीं, ये पहले उसकी दादी के बेटे का था, पर अब वो इससे उनसे रेंट पर लेता है। पार्क ने फिर पूछा कि उसकी दादी का बेटा पहले क्या करता था। जुनहो ने बताया कि उसने सुना था कि पार्क उस डिजास्टर में मारा गया था। थोड़ी देर बाद बच्चा जाग जाता है और अपने सामने एक कुत्ते को देखता है। जब वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे पास ही अपने पापा नजर आते हैं। जुनहो मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसका बेटा फाइनली जाग गया। शर्माते हुए बच्चे ने पूछा कि ये आदमी कौन है। जुनहो उसे बताता है कि ये उसके अंकल हैं और उनसे हेलो बोलने को कहता है। थोड़ी देर बाद बच्चा कुत्ते के साथ खेलने लगता है। जुनहो ये देखकर खुश है क्योंकि उसका बेटा हमेशा से एक पेट चाहता था। तभी पार्क सजेस्ट करता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए। जुनहो कंफ्यूज दिखता है। पार्क कहता है कि वो सारा हार्ड पार्ट संभाल लेगा, उसे बस ट्रक के साथ थोड़ी हेल्प चाहिए। जुनहो पूछता है कि उसका प्लान क्या है। पार्क कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना है। यह सुनकर जुनहो पूरी तरह शॉक हो जाता है। बाद में सीन कमांड सेंटर की तरफ शिफ्ट होता है। वो लड़की पार्क को अवेकन के तौर पर रजिस्टर करने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है। किसी तरह उसने सिर्फ एक दिन में अपने स्टैट्स बढ़ा लिए थे। पार्क पूछता है कि क्या इससे वो एक F रैंक ट्रेड बन गया है। वो कहती है कि अब वो अपनी आईडी यूज करके बैंक अकाउंट खोल सकता है और पैसों के सारे काम संभाल सकता है। वो उस कुछ थमाती है। ये अवेकन रजिस्टर करने पर मिलने वाला एक छोटा सा गिफ्ट है। वो उसे अवेकन सेंट्रल ऐप डाउनलोड करने और रैंकर बनने के लिए काफी डायमेंशनल एनर्जी जमा करने की भी याद दिलाती है। फिर वो कहती है कि अब वो पेंशन और बाकी बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर लेगा और पूछती है कि क्या उसे अपनी स्टेटस विंडो खोलनी आती है। रिसेंट टेक्निकल इश्यूज की वजह से इंटरफेस को अपडेट कर दिया गया था। पार्क कीवर्ड बोलता है और सिस्टम स्क्रीन उसके सारे स्टैट्स के साथ सामने आ जाती है। उन्हें देखकर पार्क सोचता है कि ये इतने लोग क्यों हैं। तभी कहानी वापस जुनहो के ट्रक पर शिफ्ट होती है। वो खुश है कि उसके भाई को आखिरकार एक फोन मिल गया। वो पार्क को ऑफिशियली अवेकन्ड बनने पर कांग्रेचुलेशन बोलता है। कॉल के दौरान जुनहो कहता है कि वो रास्ते में है और लास्ट लोड ड्रॉप करने के बाद उससे मिलेगा। अब जब पार्क कागजों पर अवेकन्ड बन चुका है तो बस मर्सिंद्री टेस्ट देना बाकी है। पर पार्क कहता है कि उन्हें पहले जुनहो का कर्ज चुकाना चाहिए। जुनहो वार्निंग देता है कि पार्क अभी भी सिर्फ F रैंक है, इसलिए अभी मॉन्स्टर्स का शिकार करना बहुत रिस्की लग रहा है। बहस करने के बजाय पार्क फोन काट देता है। जुनहो फोन को घूरता रह जाता है और वंडर करता है कि क्या ये वाकई उसका भाई है। वो बहुत बदल गया है। जैसे ही पार्क वहां पहुंचता है वो नोटिस करता है कि गेट बंद लग रहा है। इस बीच रूट 77 पर एक ग्रुप जल्दी में है क्योंकि वो अपना गेम मिस नहीं करना चाहता। कार के अंदर हर कोई नर्वस दिख रहा है। एक बंदा उनसे शांत रहने को कहता है और पूछता है कि वो डर क्यों रहे हैं। आखिर वो अवेकन्ड है। वो उन्हें याद दिलाता है कि अगर उन्होंने इसे कर दिखाया और डंजन क्लियर कर लिया तो वो ऑफिशियली गिल्ड रीडर्स बन सकते हैं। अकेले में वो सोचता है कि ये सब यूजलेस है। वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए हैं और बिना कनेक्शन के वो कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। थोड़ी ही देर में एक सोल्जर अगले बंदे को बुलाता है। वो आदमी तब हैरान रह जाता है जब पार्क वहां फिर से दिखाई देता है। सोल्जर पूछता है कि क्या वो अकेला है और पार्क हाँ कहता है। पार्क अपना कार्ड रीडर पर रखता है। सोल्जर उसका सारा डेटा निकालता है। वो पार्क को याद दिलाता है कि उसके रैंक की कुछ लिमिट्स है, इसलिए वो किसी भी डंजन में नहीं घुस सकता। पास ही खड़ा पहले वाला आदमी उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। पार्क वाकई में अकेला ही अंदर जा रहा है। एक दूसरा सोल्जर वंडर करता है कि क्या वो ठीक रहेगा क्योंकि उसके पास तो ढंग के गियर्स भी नहीं है। पर पहला वाला कहता है कि टेंशन मत लो, ये वही बंदा है जिसने गेट 27 पर अकेले 7 गोब्लिन्स को ढेर किया था। कार में वापस एक और आदमी जलने लगता है और सोचता है कि पार्क खुद को समझता क्या है। इस तरह फील्ड में जाना उसे एकदम पागलपन लग रहा था। सोल्जर तब देरी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। चेक पूरा होने के बाद
वो आदमी अपने दोस्त से जल्दी करने को कहता है क्योंकि वो पार्क के रास्ते को फॉलो करने वाले हैं। पर तभी वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टनल के बीच में ही पार्क गायब हो जाता है। दूसरा बंदा पूछता है कि वो कहाँ गया, तो आदमी कहता है कि शायद उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है। इस बीच सीन एक जंगल की तरफ शिफ्ट होता है। पार्क उसमें दौड़ता है और आखिरकार एक जगह रुक जाता है। वो कहता है कि शायद ये उसकी बॉडी की अभी की कंडीशन है, यानी वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। वो खुद से कहता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा और फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो गेस करता है कि ये तलवारों के टकराने की आवाज है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे पता चल जाता है कि आवाज कहां से आ रही है। वो मुस्कुराता है, ये सोचकर कि इंसानों के बीच की लड़ाई एक अच्छा चांस हो सकती है, और वो उसी तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में दिखता है कि कोई अपना हाथ खो देता है। ऊपर से पार्क बड़े ठंडे अंदाज में सब दिख रहा है। नीचे एक ग्रुप फंसा हुआ है और चारों तरफ से घिरा है। चिढ़कर पार्क कहता है कि ये लोग एक दूसरे को मारने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तभी एक आदमी कार से बाहर निकलता है। वो पूछता है कि उन लोगों का काम अभी तक तमाम क्यों नहीं हुआ। एक सोल्जर हैरान दिखता है। वो आदमी भड़क जाता है और उन्हें इसे अभी खत्म करने को कहता है। दूसरा बताता है कि उस टारगेट पर 2 लाख ब्राजीलियन रियाल का इनाम है। यह सुनकर पार्क हैरान रह जाता है कि उसे मारने से वो कितने पैसे कमा सकता है। सोल्जर शॉक में उस आदमी को घूरता रहता है। ग्रुप खेल खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी कंफर्म करता है कि इनाम सच में है और उनसे कहता है कि अगर हो सके तो उसे जिंदा पकड़ो। हालांकि किसी को खुद पर भरोसा नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि अगर वो अपनी पूरी जान भी लगा दे तो क्या वो जीत पाएंगे। तभी वो आदमी उनकी तरफ लपकता है। पलक झपकते ही पार्क वहां आ जाता है और सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है। उससे देख रहा वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है और एक दूसरा सोल्जर पूछता है कि वो कौन है। पार्क उनकी तरफ बढ़ता रहता है। जब आदमी पूछता है कि वो कौन है तो पार्क बस ये पूछता है कि क्या सच में इनाम इतना ज्यादा है। आदमी कहता है हाँ, और फिर से पूछता है कि पार्क है कौन। पार्क जवाब देता है कि वो बस एक ऐसा बंदा है जिसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। गुर्गे सोचने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। तभी वो आदमी उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि पार्क सेंट्रल ऑफिस से नहीं है, इसलिए इस मामले से दूर रहना चाहिए था। तभी पार्क को कुछ अजीब महसूस होता है। वो वंडर करता है कि उसकी बॉडी को आखिर क्या हो रहा है। आदमी समझाता है कि पार्क ने 5 सेकंड से ज्यादा उसकी आंखों में देखा है, इसलिए अब वो हिल नहीं सकता। फिर वो अपने सोल्जर्स को पार्क पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो अपनी तलवारें उसकी तरफ तान देते हैं। पर पार्क अचानक फिर से मूव करने लगता है, जिसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता। मुस्कुराते हुए पार्क पूछता है कि क्या ये कोई मैजिक था और कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। आदमी फिर से अपनी बाइंडिंग पावर यूज करता है और उसे दोबारा फ्रीज कर देता है। वो कहता है कि अब बात समझ आई, पार्क कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं है। फिर वो एक डैगर निकालता है और कहता है कि पार्क को उससे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। पर पार्क अचानक पहले स्ट्राइक कर देता है और उस जख्मी कर देता है। पार्क पूछता है कि क्या बस इतना ही दम है तुम में। फिर वो एक के बाद एक पंच जड़ना शुरू कर देता है। वो आदमी पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और पूरी तरह पिटा हुआ दिखता है। पार्क कहता है कि यह सब बहुत बोरिंग था। यह देखकर कि पार्क ने उसे कितनी आसानी से धूल चटा दी, एक आदमी को रियलाइज होता है कि यह बंदा पक्का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो सोचने लगता है कि यह असली में है कौन। बाकी के सारे सोल्जर्स पार्क को बस घूरते रह जाते हैं। वो पूछता है कि क्या उन्हें अभी भी लड़ना है और वो तुरंत मना कर देते हैं। फिर पार्क कहीं इशारा करता है और उन्हें वहां हटने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या किसी के पास रस्सी है और एक आदमी कहता है कि उसके पास है। पार्क पूछता है कि इन्हें पकड़वाने का क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ग्रुप कहता है कि उन पर कोई इनाम नहीं है, उन्हें तो उस आदमी के लिए काम करने या मरने में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया था, तो सिर्फ उसे अकेले सौंपने से ही पार्क मालामाल हो जाएगा। आंखों में आंसू लिए वो आदमी यकीन नहीं कर पाता कि उसके अपने ही लोगों ने उस धोखा दे दिया, जबकि उसने उनके लिए इतना कुछ किया था। पार्क पूछता है कि क्या वो आखिरकार जाग गया है। पूरा ग्रुप उस आदमी को कोसने लगता है और उसे कचरा बुलाता है। पार्क फिर पूछता है कि क्या बाकी सबका ख्याल रखने के लिए उसे कुछ नहीं मिलेगा।
वो आदमी बहस करता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये भी क्रिमिनल्स हैं, तो पक्का इनमें से कुछ पर तो इनाम होगा ही, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो तो बस बेकार के घुमकड़ हैं। तभी वो आदमी पार्क को आवाज देता है और पूछता है कि शहर के कौन से कानूनों ने उसे इतना फ्री होकर काम करना सिखाया है। वो कहता है कि असली आजादी तो इस जमीन पर है। अगर पार्क उसे जाने देता है तो वो मेक श्योर करेगा कि पार्क एक राजा की तरह जिए। पार्क एक और किक मारकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो आदमी शायद बेहोश हो जाता है। पार्क फिर से पूछता है कि क्या वाकई इन सब लोगों पर इनाम है। आदमी कहता है हाँ, इनमें से ज्यादातर पुराने क्रिमिनल्स हैं। ये सुनकर उस आदमी को रियलाइज हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। पार्क पूछता है कि क्या ये इतनी ज्यादा है कि ले जाना मुश्किल होगा, तो दूसरा बंदा कहता है कि वो कुछ को पीछे छोड़ सकते हैं। पार्क कहता है कि अब सबके लिए थोड़ी देर झपकी लेने का टाइम हो गया है। बाद में सीन कट होता है और सड़क पर एक कार चलती हुई दिखती है। अंदर एक आदमी कहता है कि जान बचाने के लिए वो पार्क के कर्जदार हैं, पर पार्क बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आदमी जोर देकर कहता है कि अगर पार्क नहीं होता तो वो सब वहां मारे जाते। पार्क कहता है कि अगर वो सच में उसे रिपे करना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा काम कर दे। उसकी वजह से पार्क के पावर्स और एबिलिटीज को लेकर ढेर सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। एक आदमी समझाता है कि उसकी अवेकंड पावर स्वॉर्ड्समैनशिप है और उसने स्किल बुक्स के जरिए ट्रैकिंग सीखी है। पार्क ये जानकर हैरान रह जाता है कि लोग किताबों से मैजिक सीख सकते हैं। वो आदमी भी उतना ही शॉक हो जाता है कि पार्क को ये तक नहीं पता कि स्किल बुक क्या होती है। पार्क सोचता है कि एक दो कॉम्बैट स्पेल्स सीखना बाद में काम आ सकता है, पर तभी एक चीज उसे चौंका देती है। एक तेज रोशनी अचानक पूरे एरिया को कवर कर लेती है। पार्क पूछता है कि क्या वो रोशनी एक पोर्टल है, और लड़का हैरान दिखता है। वो कहता है हाँ, ये एक लेवल 1 डंजन है जो सबसे लोवेस्ट होता है और वो लोग वहीं जा रहे थे। पार्क कहता है कि यह तो बड़े दुख की बात है। अगर उसके पास मर्सिनरी लाइसेंस होता तो वो भी जा सकता था। आदमी शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या पार्क के पास वाकई लाइसेंस नहीं है। पार्क कहता है कि सच में नहीं है। आदमी समझाता है कि जब कोई पोर्टल खुलता है तो मिलिट्री पहले एरिया को लॉक कर देती है और बाहर जो मॉन्स्टर्स बचते हैं वो बस कमजोर वाले होते हैं जो बचकर निकल आए हो। वो आगे कहता है कि लेवल 1 ई रैंक फील्ड्स के आसपास लड़ने से भी आपको उस स्टेज से आगे बढ़ने में हेल्प मिल सकती है। तो असल में पार्क को लेवल 2 डंजन्स में जाना चाहिए। वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि एक रूकी जिसने आज तक एक लेवल 1 डंजन भी क्लियर नहीं किया, उसने सी रैंक वाले को कैसे हरा दिया। उसे घूरता देख पार्क पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो आदमी माफी मांगता है और पूछता है कि पार्क का रैंक क्या है। किम उसे बताता है कि पार्क एफ रैंक है। ये सुनकर वो आदमी सन्न रह जाता है। फिर पार्क पूछता है कि उसे क्या काम करवाना चाहिए। सीन वापस पोर्टल की तरफ शिफ्ट होता है। उसमें से कोई बाहर आने लगता है। ये वही पहले वाला आदमी है। अंदर की फाइट के बाद उसकी टीम जख्मी हालत में बाहर निकलती है। लड़ाई में एक लड़के ने अपना हाथ तक गुआ दिया है, इसलिए उन्हें तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। चिढ़कर वो आदमी बुदबुदाता है कि आज कल लाइसेंस शायद किसी को भी बांटे जा रहे हैं। वो कहता है कि गिल्ड पहुंचकर वो सबसे पहले उन लोगों की क्लास लगाएगा जिन्होंने इन बेवकूफों को चुना है। पर एक दूसरा लड़का उसे शांत रहने को कहता है। गिल्ड की हालत पहले से ही बहुत खराब है। इतना सुनने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। उसे लगता है कि अमीर बच्चे बस पैसे के दम पर अवेकंड बन जाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स मर्सनरीज को पैसे देते हैं ताकि वो उन्हें डंजन्स के चक्कर लगवा सके। उसके बाद वो गिल्ड ज्वाइन कर लेते हैं और असली मेंबर्स को उन्हें झेलना पड़ता है। अपने कैप्टन को इतना परेशान देखकर एक बंदा सजेस्ट करता है कि उन्हें ड्रिंक्स के साथ चिल करना चाहिए। इसके बजाय वो आदमी पूछता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि एक लेवल 1 डंजन गायब होने वाला है। वो पूछता है कि क्या कुछ हुआ, तो एक सोल्जर बताता है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया है। किसी ने अभी अभी 10 लूटर्स को सरेंडर करवाया है। उनमें से एक तो सी रैंक वाला था, उसे पक्का पता होगा। आदमी पूछता है कि क्या कैंप में कोई हाई रैंक वाला विजिटर आया था। सोल्जर कहता है नहीं, उस एक बिना मर्सेनरी लाइसेंस वाले एफ रैंक रुकी ने पकड़ा है। उस आदमी को यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि यह कैसे पॉसिबल है। सोल्जर कहता है कि उसे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता, बस चश्मदीदों ने उस एफ रैंक वाले को उस बंदे की धुनाई करते देखा था।
आदमी को रियलाइज होता है कि ये शायद वही बंदा है जिसे उसने टनल में देखा था, और वो पूछता है कि वो रूकी कहाँ गया। सोल्जर बताता है कि उसने उसे पोर्टल्स की तरफ जाते देखा था। आदमी तेजी से वापस उनकी तरफ भागता है। वो उस लड़के की स्किल्स खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है और शायद इससे उसे कुछ फायदा भी मिल जाए। जल्द ही वो एक ट्रक में चढ़ जाता है। दूसरा बंदा पूछता है कि क्या हुआ। वो पूछता है कि क्या उस आदमी को पकड़ने वाला लड़का अभी पोर्टल के अंदर गया है। उसी वक्त पार्क और उसका भाई पहले ही एक पोर्टल में एंटर कर रहे होते हैं। पार्क कहता है कि इस बार बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और उसके कपड़े भी ठीक लग रहे हैं। जूनियर समझाता है कि बिना डायमेंशनल एनर्जी वाले आइटम्स पोर्टल से नहीं गुजर सकते हैं, पर ये कपड़े गुजर सकते हैं क्योंकि ये डंजन के मटेरियल से बने हैं। पार्क कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखता है। वो पूछता है कि उसके सामने ये चीज क्या है। जूनियर कहता है कि इसे डोर कहते हैं। वो समझाता है कि जिस पोर्टल को उन्होंने यूज किया वो उन कई दरवाजों में से एक है जो सभी 38 डंजन्स की तरफ जाते हैं। तभी वो दोनों चौंक जाते हैं जब पार्क कुछ नोटिस करता है। उसने पूछा कि दरवाजा गायब क्यों हो गया। आदमी ने बताया कि डंजन क्लियर होने के बाद वो वापस आ जाता है। पार्क ने पूछा कि क्या उन्हें हर एक मॉन्स्टर को मारना होगा, तो लड़के ने कहा नहीं, बस बॉस को। अंग्रेजी लेते हुए पार्क बोला कि वो इसे जल्दी खत्म कर देगा। जूनियर ने उसे रुकने को कहा, पर पार्क ने एक नहीं सुनी। वो तुरंत आगे की तरफ कूद गया। देख रहा वो आदमी शॉक हो गया और सोचने लगा कि आखिर यह है कौन। उसे लगा कि ये वही पहले वाला बंदा हो सकता है और इस तरह की स्ट्रेंथ के साथ वो लेवल 1 डंजन का क्लियर टाइम रिकॉर्ड तोड़ सकता है। पर तभी उसे एक प्रॉब्लम याद आई। उनके पास ट्रैकिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें टाइम पर दरवाजा न मिले। अगर वो वहीं फंस गए तो पोर्टल के साथ वो भी गायब हो सकते हैं। सीन फिर उस एनालाइजर वाले आदमी पर कट होता है। जिस दरवाजे से पार्क ने एंटर किया था वो पहले ही बंद हो चुका है। इससे वो आदमी और भी ज्यादा भड़क जाता है। फिर सीन वापस पार्क के डंजन के अंदर का दिखता है। कुछ मॉन्स्टर्स वहां आसपास घूम रहे हैं। तभी अचानक एक बुरी तरह पिटकर पीछे जा गिरता है। उन्हें करीब से देखते हुए पार्क ने कहा कि इनके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं और वो उनकी बॉडी से पत्थर निकालने लगा। सीन को मारने के बाद उसे सिर्फ एक ब्लड क्रिस्टल मिला। फिर भी अभी सबसे जरूरी चीज लेवल अप करना है। इस बीच वो बंदा पार्क की हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो वंडर करता है कि पार्क अब तक कितने मॉन्स्टर्स को मार चुका है। जल्द ही लड़का अपनी ट्रैकिंग स्किल यूज करता है। पार्क की लोकेशन ढूंढ लेता है और उसके स्टैट्स चेक करता है। वो देखता है कि उसके पास एक 102 अचीवमेंट पॉइंट्स हैं, जो 2 एबिलिटीज खरीदने के लिए काफी हैं, इसलिए वो बिस्टेमिंग खरीद लेता है। तभी 2 मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें वहीं लॉक कर देता है और बड़ी आसानी से ढेर कर देता है। सिस्टम कहता है कि उसने एक अचीवमेंट अर्न किया है। फिर अचानक ये एक क्रिटिकल एरर रिपोर्ट करता है। डेटा सिंक कॉन्फ्लिक्ट। पार्क को कोई आइडिया नहीं कि इसका मतलब क्या है। उसके ठीक बाद उसका लेवल अप होकर लेवल 2 हो जाता है। वो खुश है क्योंकि उसके स्टैट्स फिर से बढ़ गए हैं, इसलिए वो अगली ट्री स्पिरिट स्किल पर 100 पॉइंट्स खर्च कर देता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसे वो मिल गई है। पार्क फिर ट्री स्पिरिट को समन करने के लिए कहता है। उसके चारों ओर रोशनी फैल जाती है और एक ग्रीन स्पिरिट दिखने लगती है। पार्क हैरान रह जाता है। ये वही चीज है जो उसने पहले जंगल में देखी थी, जब उसे लगा था कि ये बस एक जुगनू है। वो ट्री स्पिरिट को गायब हुए गोब्लिन्स को ढूंढने के लिए कहता है। स्पिरिट उड़ जाती है और लापता मॉन्स्टर्स को खोजने लगती है। पार्क कहता है कि स्पिरिट उसे पेड़ पौधों से ली गई यादें भेजती है, हालांकि ये अभी भी थोड़ा स्लो है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका लेवल अभी कम है। फिर वो अपने स्टेटस विंडो और एबिलिटीज दोबारा चेक करता है और 2 यूजफुल स्किल्स नोटिस करता है, एक सर्चिंग के लिए और एक ट्रैकिंग के लिए, इसलिए वो और इंप्रूव करने के लिए दोनों खरीद लेता है। वो तुरंत अपना हाथ जमीन पर रखता है। वो सर्च स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करता है। फिर वो ट्रैकिंग यूज करता है जिससे उसे पता चलता है कि गोब्लिन्स पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर वो एकदम हैरान रह जाता है। वहां देखते हुए उसे अंदाजा होता है कि वो कोई नॉर्मल गोब्लिन नहीं था। वो उस जगह की तरफ भागता है और जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। वो पहले वाला लड़का किसी दूसरे मॉन्स्टर के अटैक की चपेट में है।
पार्क उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लड़का मुस्कुराता है, उसे खुशी है कि पार्क वापस आ गया। पार्क उसे याद दिलाता है कि उसने अकेले हंटिंग करने को कहा था, पर लड़का बोलता है कि वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसी का हंट किया जा रहा है और वो पार्क से हेल्प की भीख मांगता है। पार्क तुरंत लपकता है और उस क्रीचर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। मॉन्स्टर जल्दी से खुद को संभालता है, पर पार्क तुरंत दोबारा हमला करके उस एक चट्टान से दे मारता है। मॉन्स्टर खून से लथपथ हो जाता है, पर पार्क रुकता नहीं है। वो पहले ही उसके ऊपर चढ़ चुका है। वो उसे पूरी तरह खत्म कर देता है और सिस्टम कहता है कि उसका लेवल अप हो गया है। उसे 120 अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिलते हैं। वो नौजवान पार्क को घूरता रह जाता है। उसकी स्किल्स देखकर वो एकदम इंप्रेस हो गया है। पार्क कहता है कि दरवाजा अब तक खुल जाना चाहिए। वो लड़का इस बात को कंफर्म करता है। थोड़ी देर बाद दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। वो पहले वाला ग्रुप उन्हें ही देख रहा है। एक आदमी वंडर करता है कि क्या पार्क वही बंदा है जिसने पहले उस बाउंटी टारगेट को पकड़ा था। वो कह रहा है कि कैप्टन कांग ने बोला था कि अगर पार्क वापस आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना। रिकॉर्ड्स चेक करते हुए वो आदमी सोचता है कि वो डंजन कितनी जल्दी क्लियर हो गया। लड़का बोलता है कि उसे अपने टीममेट्स के पास वापस जाना है और वो पार्क से बाद में कांटेक्ट करेगा। पार्क मान जाता है और कहता है कि वो कपड़े वेयरहाउस में छोड़ देगा। फिर सीन वहां शिफ्ट होता है। पार्क पहले ही कपड़े चेंज कर चुका है और कहता है कि उसे बहुत भूख लग रही है। तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि क्या उसका नाम पार्क है। पार्क पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी खुद को गिल्ड की 27वीं कॉम्बैट टीम का कैप्टन कॉन्ग बताता है और कुछ मिनट मांगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बैठकर बात करते हैं। पार्क पूछता है कि क्या वो शीला गिल्ड से है। कॉन्ग उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि गिल्ड उसे ग्रो करने के लिए सही जगह दे सकती है। पार्क कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांग चिढ़ जाता है और सोचता है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। उसे यकीन नहीं होता कि पार्क ने बिना सोचे समझे गिल्ड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि अगर पार्क किसी और गिल्ड से जुड़ा है तो वो एक ऑफिशियल डील कर सकते हैं, पर पार्क कहता है कि वो किसी गिल्ड में नहीं है। कांग कहता है कि उसकी गिल्ड भले ही चौथे नंबर पर हो, पर टॉप ग्रुप्स की पावर लगभग बराबर ही है। पार्क जवाब देता है कि उस दूसरों के अंडर काम करना पसंद नहीं है। थोड़ा टाइम और बीतता है। पार्क घर वापस आ गया है और कहता है कि लगता है वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। लेटे हुए वो सोचता है कि शायद बाप बेटा साथ में टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कंप्लेंट करती है कि आजकल के जवान लोग टाइम की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। पार्क उन्हें भी बैठने के लिए कहता है। मौसम एक छोटी सी झपकी के लिए एकदम परफेक्ट है, पर वो कहती है कि वो कपड़े सुखा रही है और उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अपनी दादी को अकेले ये करते देख पार्क उनकी हेल्प करने चला जाता है। फिर उसकी दादी ने पूछा कि क्या वो सच में जुनो का बड़ा भाई है। पार्क ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि उसका घर आना एक प्यारा सरप्राइज था, पर पार्क ने कहा कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि जब ये अजीब मॉन्स्टर्स सब कुछ तबाह कर रहे हैं तो जवान दिखना कोई शौक होने वाली बात नहीं है। उन्होंने सुना था कि वो 10 साल से अपने भाई से नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने उसे अपना ख्याल रखने और अपनी फैमिली को फिर से हर्ट न करने को कहा। पार्क मुस्कुराया और उनसे कहा कि टेंशन ना लें, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जल्दी ही उसका भाई अपने बेटे के साथ आ गया और पार्क को ग्रीट किया। पार्क ने उसे एक पेपर थमाया और आदमी ने पूछा कि ये क्या है। पार्क ने कहा कि ये कर्ज के पैसे हैं और उसे अपनी लाइफ सेट करने के लिए यूज करने को कहा। उसने आगे कहा कि उसके भाई को इसे जल्दी चुका देना चाहिए ताकि वे साथ में खाना खा सके। इमोशनल होकर रोते हुए आदमी ने पूछा कि वो ये एहसान कैसे चुका पाएगा। पार्क ने उसे इतना इमोशनल होना बंद करने और बस जाने को कहा। आंखों में आंसू लिए उसका भाई चला गया। फिर पार्क ने उसे दोबारा आवाज दी। उसने पूछा कि क्या उसके पास रास्ते में खाने पीने के लिए इनफ पैसे हैं। आदमी ने हाँ कहा और प्रॉमिस किया कि वो पता चलने से पहले ही वापस आ जाएगा। पार्क अपने भतीजे के साथ टेरेस पर ही रुका था जब एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। उसमें लिखा था कि टारगेट उसे फॉलो कर रहा है और उसे एक नाम की जरूरत है। पार्क सोचने लगा कि कुत्ते का क्या नाम रखा जाए। बच्चे ने बाकू नाम सजेस्ट किया और पार्क ने बोला कि नाम बुरा नहीं है, तो तब से उस कुत्ते का नाम बाकू पड़ गया। थोड़ी देर बाद लड़के ने बोला कि उसे बहुत भूख लग रही है
और सोचने लगा कि उसके डैड को इतनी देर क्यों लग रही है। जब पार्क ने अपने भाई का ट्रक देखा तो उसे लगा कि वो वापस आ गया है और वो उससे मिलने चला गया। वो और बच्चा ट्रक की तरफ गए, पर वो आदमी खून से लथपथ बाहर आया और कोलैप्स हो गया। ये देखकर पार्क एकदम शॉक हो गया और सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या। बाद में सीन रात के वक्त एक बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। अंदर कुछ आदमियों का एक ग्रुप ताश खेल रहा था। एक ने पूछा कि क्या फाइट इसी हफ्ते शुरू होगी और दूसरे ने हाँ बोला। उसने ये भी बताया कि ऑनलाइन हर कोई मिहो नाम के बंदे पर बेट लगा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या होराइजन से कोई न्यूज आई है, क्योंकि पिछली ट्रिप में उनका काफी पैसा खर्च हो गया था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। चिढ़कर एक आदमी ने पूछा कि ये क्या हेल जैसा शोर है। बाकी लोग चेक करने के लिए उठे, तभी दरवाजा झटके से खुला और खून से लथपथ एक आदमी वहां खड़ा था। किसी ने तुरंत उसे सिर से पकड़ा और एंट्रेंस से दूर घसीट लिया। जो आदमी देख रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर दरवाजे से एक कोल्ड स्टेयर आई और वहां अफरा तफरी मच गई। वो अभी शॉक में ही थे कि तभी एक कैबिनेट और एक वेपन उनकी तरफ उड़ता हुआ आया। पूरी जगह एक मेस बन गई क्योंकि आदमी इधर उधर फेंके जा रहे थे। उनका बॉस तो दंग रह गया। पार्क ने कुछ ही सेकंड्स में सबको ढेर कर दिया था। दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या उसे पता है कि यह बंदा कौन है। उसने गेस किया कि पार्क कोई अवेकन्ड फाइटर है। फिर पार्क ने उस आदमी पर टेबल फेंकी और अंदर घुस गया। उसके ऊपर खड़े होकर उसने पूछा कि क्या उसका नाम किम है। वो आदमी चिढ़कर बोला कि हाँ है। फिर उसने पूछा कि आखिर पार्क है कौन। पार्क ने कहा कि वो यहाँ पार्क जोंगहोक का कर्जा सेटल करने आया है। उस आदमी ने उसे क्रेजी बोला और पूछा कि क्या ईमानदार वर्कर्स को पीटना ही अवेकन लोगों का काम है। उसने पार्क को वार्निंग दी कि वो इस सब से बच नहीं पाएगा। पार्क ने एक जोरदार थप्पड़ से जवाब दिया। उसने पूछा कि इन बातों का क्या मतलब है और जब उसका भाई पैसे देने आया था तो उन्होंने उसे क्यों पीटा। उन्हें बस पैसे लेने थे और निकलना था, तो फिर उन्होंने हद पार करके उसके अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया। जैसे जैसे पार्क उसे थप्पड़ मारता रहा, वो आदमी रहम की भीख मांगने लगा। पार्क ने पूछा कि उसे कर्जा क्लियर करना है या पिट पिट कर मरना है। उस आदमी ने तुरंत सब सेटल करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप पार्क के सामने घुटनों पर था और कह रहा था कि उनके क्लाइंट जॉन रोडम पर अब कोई उधार नहीं है और सारा कर्जा खत्म हो गया है। पार्क ने उनसे कहा कि अगर वे फिर कभी उसके परिवार के पास आए तो वे सब मारे जाएंगे। उसने उन्हें वार्निंग दी कि उसके रास्ते में न आए। घुटनों पर बैठे हुए ही वे सब मान गए, लेकिन उनमें से एक ने साफ तौर पर हार नहीं मानी थी। बाद में उस बंदे ने बोला कि पार्क ऑलरेडी निकल चुका था। गुस्से में उसने सोचा कि क्या उस किट को सच में लगता है कि उसका कोई बैकअप नहीं है। सीन फिर से दूसरी बिल्डिंग पर शिफ्ट हुआ जहां वही गिल्ड लीडर बोला कि उसे एक नया टैलेंट मिला है। उसने दूसरे बंदे को पार्क की फाइल देखने बोला, पर उसने पॉइंट आउट किया कि पार्क सिर्फ एफ रैंक का है और उसने आज ही अवेकंड की तरह रजिस्टर किया है। दूसरे ने रिप्लाई दिया कि यही तो उसे और इंटरेस्टिंग बनाता है, इसलिए हमें थोड़ा डीप चेक करना चाहिए। पर सिस्टम ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। वो सोचने लगे कि ये किस टाइप का बंदा है। लॉक को बाईपास करने के बाद फाइनली उन्होंने डेटा देखा, पर फिर भी समझ नहीं आया कि उसकी प्रोफाइल हिडन क्यों थी। उसने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं किया था और क्लियरली उसमें कुछ तो बात थी। फिर उन्होंने उसकी एबिलिटीज दिखाने को बोला। रिपोर्ट के हिसाब से ताकतवर मैं हूं। रिपोर्ट के हिसाब से वो एक कंजूरर टाइप था। उसमें यह भी लिखा था कि उसने एक भारी बाउंटी वाले बंदे को इजीली हरा दिया था। फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो 10 साल से मिसिंग था, जिससे सब कुछ और भी वियर्ड हो गया। वो सोचने लगे कि कहीं ये कोई स्पेशल एजेंट तो नहीं। हालांकि एक बंदे ने बोला कि उसे लगा पार्क सिर्फ अपनी पावर्स की वजह से स्ट्रांग है। उसने कभी नहीं सोचा था कि पार्क का इंटेलिजेंस वर्क से कोई कनेक्शन हो सकता है। दूसरे बंदे ने बोला कि हमें उसे रिक्रूट करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। वो श्योर था कि पार्क किसी और कंट्री का है। उसने बोला कि जैसे ही ये सारा पंगा शुरू हुआ उसे यही एक्सपेक्टेड था। बात खत्म करने के लिए दूसरे ने कॉफी सजेस्ट की और पूछा कि एक स्पेशल एजेंट लेवल 1 डंजन में क्यों घुसेगा। लड़के ने पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पर उस बंदे ने फिर से उसे पार्क पर नजर रखने बोला और लड़का क्लियरली ये नहीं करना चाहता था। फिर सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया।
पार्क अपने भाई से मिलने गया और पूछा कि क्या वो जाग रहा है। जुन्होंने उसे अंदर आते देखा और पूछा कि वो इतना सारा खाना क्यों लाया है। पार्क ने कहा उसने सुना है कि ज्यादा खाने से रिकवरी जल्दी होती है, इसलिए वो ढेर सारा ले आया। पार्क ने पूछा कि क्या वो अब बेटर फील कर रहा है, और जुन्होंने कहा कि पट्टियां कल खुल जाएंगी। फिर जिन्होंने पूछा कि क्या उसका मर्सिनरी टेस्ट कल है, और पार्क ने हाँ कहा। जिन्होंने कहा कि अगर वो पास हो गया और किसी गिल्ड ने उसे पिक कर लिया तो ग्रेट होगा, पर पार्क को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसने सोचा कि वो जंगल का राजा हुआ करता था, तो किसी ग्रुप में शामिल होकर किसी और के अंडर काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिन्होंने फिर भी उसे किसी टॉप गिल्ड में ट्राई करने को कहा। पार्क ने कहा कि जरूरत नहीं है, वो खुद की अपनी शुरू करेगा। शॉक होकर जिन्होंने पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। बाद में सीन एडवेंचर इमरजेंसी पर शिफ्ट हुआ, जहां शुई बिल्डिंग के अंदर चल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोका और पूछा कि आजकल उसके साथ क्या चल रहा है। उसने कहा कि उसके एरिया में 2 ब्रीच हुए थे, और अगर कल वाला पोर्टल ब्रीच पोर्टल होता तो पूरा शहर तबाह हो सकता था। शुई ने पूछा कि क्या वो लोग सच में उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसने उसे हेल्प करने को कहा, क्योंकि पोर्टल डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे पूरे दिन से परेशान कर रहा था। उसका असली मतलब था कि वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है, पर शुई ने माना कि आजकल उसे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसने उसे एक पेपर थमाया और कहा कि बकवास बंद करे और इसे पढ़े। शुई शॉक हो गई जब उसे लगा था कि उसे फाइनली ब्रेक मिलेगा। तब वो लोग उसे मैन्युअल काम के लिए भेज रहे थे। आदमी ने कहा कि वो अकेली नहीं है, और वैसे भी ये उसका पहला टाइम नहीं है। एनोयड होकर वो वहां से निकलने लगी। उसने पीछे से आवाज दी और कहा कि अपना मूड खराब होने की वजह से कैंडिडेट्स को फेल मत कर देना। उसने याद दिलाया कि बंदों की कमी है और जितने मिले उतने कम हैं, पर शुई बोली कि उन इडियट्स को रिजेक्ट करना ही सही है जो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। जल्दी ही सीन फिर से बदल गया। लोगों का एक ग्रुप बात कर रहा था कि उन्हें ये टेस्ट पास करना कितना जरूरी है। पास ही में एक लड़का YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वहां हर कोई मर्सिनरी लाइसेंस लेना चाहता था। तभी वहां एक और ग्रुप की एंट्री हुई। स्ट्रीमर ने कहा कि उसे ब्रॉडकास्ट बंद करना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट शुरू हो रहा है। उसी वक्त पार्क वहां आया और उसने लड़के की तरफ देखा। लड़के ने पूछा कि क्या पार्क पहली बार उसकी स्ट्रीम देख रहा है। पार्क ने पूछा कि वो आखिर बात किससे कर रहा है, तो लड़के ने उसे थोड़ा स्पेस देने को कहा। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि अगले 3 दिन तक वही इंचार्ज रहेगा। उसने समझाया कि 21 सुपरवाइजर्स जज करेंगे कि वो पास होने के लायक हैं या नहीं। सबको एंट्रेंस पर एक नंबर वाला टिकट मिला होगा और रैंडम ड्रॉ के जरिए सुपरवाइजर्स असाइन किए जाएंगे। जब उनका नंबर पुकारा जाए तो उन्हें उस सुपरवाइजर के सामने लाइन लगानी होगी। टाइम बीतता गया और कई नाम पुकारे गए जब तक कि पार्क की बारी नहीं आ गई। उसे 15 नंबर मिला, पर एक चीज ने उसे थोड़ा शॉक कर दिया। उसकी सुपरवाइजर वही ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की थी जो पहले मिली थी। उसे देखकर उसने सोचा कि उसे देखे हुए काफी टाइम हो गया है, और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर उन्हें अपने वेटिंग रूम्स में जाने और अगले अनाउंसमेंट तक रेस्ट करने के लिए कहा गया। इसी बीच स्ट्रीमर अपने रूम की तरफ निकल गया और अपने व्यूअर्स को बताया कि टेस्ट काफी रफ होगा। हालांकि वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो कल तक यहां से चला जाएगा। फिर पता चला कि वो स्ट्रीमर भी पार्क के ही रूम में था। जब पार्क ने साइड में देखा तो उसका ध्यान उस लड़के पर गया। वो पूछता है कि पहले इतना एक्साइटेड होने के बाद अब वो इतना डाउन क्यों है। फिर उसे रियलाइज होता है कि पार्क वही पहले वाला लड़का है। वो पूछता है कि क्या पार्क उस ब्लॉन्ड सुपरवाइजर के बारे में जानता है जिसे सब विच बुलाते हैं। उसके हिसाब से वो बस अपने बैड मूड की वजह से लोगों को फेल कर देती है। पार्क पूछता है कि इसमें उसकी क्या गलती है। गलती तो उन लोगों की है जो बिना तैयारी के आए हैं। चिढ़कर लड़के को लगा कि पार्क ने उसे इग्नोर कर दिया, और वो पूछता है कि क्या उसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना आता है। पार्क कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें लड़ाई करके इससे सेटल कर लेना चाहिए। लड़का पूछता है कि क्या पार्क को लगता है कि उसे हराना इतना इजी है। पार्क कहता है हाँ। अब एकदम गुस्से में लड़का पार्क को अपने साथ आने के लिए कहता है। उसी टाइम चोई वहां पहुंचती है, पर वो जगह खाली है। चिढ़कर वो सोचती है कि सब कहां चले गए। सीन एक रिंग की तरफ शिफ्ट होता है। पार्क और वो लड़का लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं।
लड़का कहता है कि पार्क ने सबसे वर्स्ट टारगेट चुना है। उसे चैलेंज करने से पहले पार्क को कम से कम तो मैचेस जीत लेने चाहिए थे। वो पूछता है कि क्या पार्क ने कभी टीवी काबू के बारे में नहीं सुना, और शो ऑफ करते हुए कहता है कि वो एक राइजिंग यूट्यूबर है। पार्क पूछता है कि क्या वो कोई खाने की चीज है। इससे वो और भी भड़क जाता है और कहता है कि वो पार्क को सबक सिखाएगा। स्टैंड्स में बैठी भीड़ स्ट्रीमर के लिए जोर जोर से चीयर कर रही है। वो कहता है कि उसे बदतमीज बच्चों को मैनर्स सिखाने में मजा आता है, और पार्क कहता है कि यह सब काफी फन लग रहा है। स्ट्रीमर उसे वार्न करता है कि इसके बाद हॉस्पिटल के पैसों के लिए भीख मत मांगना। फिर वो तेजी से अंदर आता है और पंच मारता है, पर तभी चोई आ जाती है। वो सबको तुरंत वेटिंग रूम में वापस जाने का ऑर्डर देती है। बाकी सब जल्दी से गायब हो जाते हैं। पार्क और स्ट्रीमर को देखते हुए चोई पूछती है कि क्या उन्हें फेल होना है। उसे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, किसी एक को तो ब्लेम लेना ही होगा, तो जो हारेगा वो फेल हो जाएगा। मतलब उन्हें फाइट खत्म करनी चाहिए। स्ट्रीमर सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही क्रेजी विच लग रही है जिसके बारे में उसने सुना था। पार्क रेडी हो जाता है। स्ट्रीमर उसे कहता है कि डरना मत। आखिर पार्क ही तो ये चाहता था। पार्क जो वो करने वाला है उसके लिए सॉरी बोलता है। लड़का हमला करता है और एक ही पेंच में ऑलमोस्ट तुरंत ड्रॉप हो जाता है। चोई हैरान रह जाती है। जब से वो पहली बार पार्क से मिली थी उसे लेकर बैड फीलिंग आ रही थी। पार्क पूछता है कि वो ऐसे जोन आउट क्यों हो रही है। फिर वो कहता है कि अगर उसे भी फाइट करनी है तो वो रिंग में आ जाए, पर एक कंडीशन है, अगर वो जीत गया तो वो दूसरे बंदे को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। चोई को लगता है कि ये पक्का इंसेन है, फिर भी वो रिंग में आती है और पूछती है कि क्या वो कोई इरेगुलर है। पार्क कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या मतलब है। चोई पहले अटैक करती है, पर पार्क डॉज कर लेता है। वो एक के बाद एक अटैक करके उस पर प्रेशर बनाए रखती है। फिलहाल के लिए पार्क सिर्फ डिफेंड कर रहा है। फिर से अटैक करने से पहले चोई कहती है कि अगर वो जीत गया तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेगी, पर तभी उसे पार्क से एक तगड़ा हिट पड़ता है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो पक्का कुछ छुपा रहा है। एक पल बाद वो फिर से शॉक हो जाती है और पार्क मानता है कि वो उसकी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है। चोई भी हैरान है कि उसने उसका अटैक झेल लिया। वो फिर से उसकी तरफ लपती है और कहती है, इस बार तो तू गया। वो एक और ब्लो मारती है और फिर ताबड़तोड़ अटैक्स की झड़ी लगा देती है। फिर अचानक से पार्क फाइट बैक करना शुरू कर देता है। वो चोई को एक पंच मारता है और उसकी शील्ड तक क्रैक कर देता है। फिर भी उसे खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं है। फिर भी चोई शॉक है कि उसने उसकी शील्ड तोड़ ही दी। पार्क फिर से चार्ज करता है और कहता है कि उसे मजा आ रहा है। चोई कहती है कि इससे प्रूव होता है कि वो सच में रेगुलर नहीं है। अभी भी कंफ्यूज होकर पार्क पूछता है कि वो क्या होता है। फिर चोई अचानक सरेंडर कर देती है। पार्क पूछता है कि क्यों, जब फाइट अभी तो मजेदार होना शुरू हुई थी। वो कहती है कि उसकी पावर्स के लिए ये रिंग बहुत छोटा है और अगली बार उन्हें किसी बड़ी जगह पर लड़ना चाहिए। पार्क पूछता है, धरती पे उसकी जैसी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स हैं क्या? चोई कहता है, ज्यादा नहीं। फिर पार्क कहता है, मैं तुझे चुनता हूं, और पूछता है, क्या तू मेरे साथ बेबीज बनाना चाहती है? चोई जवाब में एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उसी वक्त स्ट्रीमर जाग जाता है और सोचता है क्या हुआ। चोई अभी भी गुस्से में मुड़कर चल दिया। वो लड़का हैरान है कि एक पंच में ही आउट हो गया। वो सोचता है अब बस घर चलना चाहिए, क्योंकि असली टेस्ट भी नहीं दिया और एप्लीकेशन फीस फिजूल कर दी। ये तो शर्म की बात है। अभी भी गुस्से में वो पार्क से पूछता है, अब तू खुश है क्या? पार्क बताता है कि वो उन्हें कैमरा से देख रहा है और सीन एक कंप्यूटर के सामने बैठे बूढ़े आदमी पर कट जाता है। चोई के हारने से हैरान पार्क स्ट्रीमर को बताता है कि चलो साथ में निकलते हैं, पर लड़का अभी भी उलझन में है कि उसे फेल क्यों नहीं किया गया। पार्क समझाता है कि उसने चोई से कहा था कि इसे छोड़ दे। स्ट्रीमर अभी भी जानना चाहता है कि पार्क को थप्पड़ क्यों मिला, पर पार्क कहता है ये तेरे काम की बात नहीं है। फिर लड़के को लगता है उसे समझ आ गया। वो मान लेता है कि पार्क ने वो थप्पड़ उसके लिए ले लिया और चोई को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो डिस्क्वालीफाई ना हो। इसे समझने के बाद वो पार्क का फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर इंटरकॉम तुरंत पार्क को सुपरवाइजर के ऑफिस बुलाता है।
थोड़ी देर बाद पार्क वहां पहुंचता है। वो पूछता है कि उसे बुलाया क्यों गया। सुपरवाइजर बताता है कि रूम रिकॉर्ड हो रहा है और उसने पार्क की चोई के साथ लड़ाई देखी। वो हैरान है कि एक कैंडिडेट रैंक बी अवेकन के खिलाफ खुद को टिकाए रख सका, तो पूछता है क्या पार्क भी अवेकन है। पार्क कहता है कि उसे अभी भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, भले ही लोग लगातार पूछते रहते हैं। वह आदमी समझता है कि पार्क को पोर्टल्स के बारे में एक बेसिक समझाने की जरूरत है। वह बताता है कि पिट पोर्टल्स धरती को 3 और दुनियाओं से जोड़ते हैं। पहली है अरुता, जहां एल्विस और ड्वार्फ्स रहते हैं। अरुता धरती के साथ फ्रेंडली है और वहां से वापस आने वाले लोग अक्सर मैजिक या आर्टिफैक्ट बनाना सीखते हैं। दूसरी दुनिया गुक्शुन है, जहां मेमोनिस और मार्शल आर्टिस्ट कंट्रोल के लिए लड़ते हैं। मार्शल आर्टिस्ट अलाइज है, जबकि मिमोनास एनिमी है। तीसरी दुनिया मीटर है, जो ऑर्क्स द्वारा रूल्ड है और सेवेज मॉन्स्टर से भरी हुई है। कुछ मानव उन दुनियाओं से ऐसे पावर के साथ वापस आए कि उन्हें अवेकनर से ऊपर रखकर इरेग्युलर कहा गया। इतना सुनने के बाद पार्क कहता है कि यह कंफ्यूजिंग है, पर उसे पक्का यकीन है कि वह उन जगहों में से किसी से नहीं आया। सुपरवाइजर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद पार्क डंजन रिटर्नी है और पूछता है वह कौन सी दुनिया से वापस आया। पार्क कहता है कि उसने डॉक्टर को बताया था कि वह 1000 साल से भी ज्यादा वुल्फस के साथ रहा है। थोड़ी देर बाद पार्क पूरी कहानी बताना खत्म करता है। सुपरवाइजर उसका थैंक्स करता है और उसे वेटिंग रूम में वापस भेज देता है। पार्क के निकलने के बाद सुपरवाइजर कहता है कि कहानी बहुत एब्सर्ड है भरोसे के लिए। उसी वक्त एक और आदमी अंदर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह कहता है कि उसे बुलाया गया था और सुपरवाइजर उससे रूम 15 संभालने को कहता है। वह आदमी पूछता है कि क्या वह कैप्टन चोई का रूम नहीं है। सुपरवाइजर कहता है कि हाँ, लेकिन वो भाग गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चाहता है कि वो आदमी कैंडिडेट पार्क की निगरानी करे और टेस्ट के बाद फुल रिपोर्ट दे। इसी बीच पार्क फिर से कमरे में बाकी कैंडिडेट्स के साथ बैठा है, अगला टेस्ट का इंतजार कर रहा है। जल्द ही सब अपने कैप्टन के साथ लाइन में लगते हैं और नया बंदा सच में टीम 15 का हुक्म संभाल लेता है। इसे देख के स्ट्रीमर पूछता है, चोई फायर हो गया क्या? वो आदमी खुद को संग बताता है और कहता है कि अब वो टीम 15 का सुपरवाइज कर रहा है। आज के फिजिकल टेस्ट में उन्हें हरोमीटर डैश में 9 सेकंड से कम और ट्रायंगल कोर्स में 1 घंटे से कम टाइम चाहिए। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, कई लोग जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। एक लड़की शिकायत करती है कि हीलर्स को आसान टेस्ट मिलना चाहिए, पर संग पूछता है क्या मॉन्स्टर्स उसके लिए आसान हो जाएंगे। फिर वो अगला कैंडिडेट बुलाता है, आगे बढ़कर कहता है कि 9 सेकंड तो आसान है और पार्क को बताता है कि अगली राउंड में मिलेंगे। संग सिग्नल देता है और हैन दौड़ पड़ता है। संग ऐलान करता है 8 सेकंड, इसलिए हैन पास हो जाता है। फिर अगला कैंडिडेट बुलाया जाता है और पार्क तैयार हो जाता है। साइड से हैन उसे चीयर्स देता है। जैसे ही रेस शुरू होती है, पार्क फुर्ती से निकल पड़ता है और सेकंडों में फिनिश कर लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर को सर्जेंट किम का कॉल आता है, जो बताता है कि कैंडिडेट पार्क सुहू का फिजिकल टेस्ट रिजल्ट अभी आया है और वो शॉकिंग है। फील्ड पर वापस रिपोर्टर्स पार्क की फिल्मिंग और फोटो लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कितना अद्भुत है। उसी समय कोई और कॉल प्राप्त करता है। लाइन पर वाली महिला खुद को एसोसिएशन और रिटर्नी सेंटर की मिसो बताती है। कॉलर कहता है कि वो पार्क के वीडियो भेजेगा और उससे कहता है कि वो उन्हें देख ले। फुटेज देखकर मिसो हैरान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि मेजर यंग झूठ पकड़ लेता है, तो इसका मतलब पार्क ने इंटरव्यू में सच्चाई बोल दी। फिर भी मिसो अभी भी डॉक्टर की रिपोर्ट पे यकीन नहीं कर पा रही है। कम से कम तो पार्क शायद इरेगुलर है, यानी उसे रैंक बी से भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसकी कहानी असली है तो पार्क सुहो चौथे प्लेनेट से वापस आया हो सकता है। तो मिसो उसे बोलती है रिपोर्टर फिर कभी ट्रेनिंग ग्राउंड्स के पास ना आए, ठीक है? पर वो आदमी शॉक्ड हो गया और कहता है अब बहुत देर हो गई। पार्क पहले ही न्यूज में आ चुका है। मिसो तुरंत हर आर्टिकल को हटाने का ऑर्डर देती है। फिर सीन बदलकर फोटोग्राफर पिक्चर स्नैप कर रहे होते हैं। इसी बीच पार्क और हांस सड़क पर टहल रहे हैं। मिसो समझती है कि इसका मतलब है
पार्क ने बिना किसी प्रोडक्टिव गियर के पोर्टल से गुजरने के बाद भी अपना बॉडी टॉप शेप में रखा। वो सोचने लगती है कि क्या उसे सिर्फ डायमेंशनल एनर्जी की कमी के कारण एफ रैंक मिला। जो भी हो, अगर वो सच में चौथे प्लेनेट से वापस आया तो साउथ कोरिया को एक्सप्लोर करने में बड़ा एज मिल सकता है। इसी समय कई रिपोर्टर बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कई टेस्ट पार्टिसिपेंट्स खा रहे हैं, पार्क और हान भी खा रहे हैं। हान हैरान है, लगभग कोई भी एक ही हिट में उसे नॉक आउट नहीं कर पाया। हान को उसे घूरते देख पार्क पूछता है क्या बात है और क्या खा लेना, खत्म हुआ। हान कहता है सब ठीक है और अगर प्यास लगी तो पानी लाने की ऑफर देता है। पार्क को खाते देख ही हान समझ जाता है कि वो दूसरे लेवल का है और पक्का मानता है कि पार्क जरूर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। थोड़ी देर बाद टाइम पास होता है और पार्क स्लीप करने के लिए रेडी दिखता है। हैन ने सारे खाली लॉकर देखे और अंदाजा लगाया कि बाकी लोग टेस्ट फेल कर गए होंगे। वह कहता है इसका मतलब है सबको दिक्कत है और पार्क पूछता है क्यों। हैन बताता है कि अगला हिस्सा डंजन रैट्स से जुड़ा है, इसलिए बड़ी टीमों को आसान लगता है जबकि छोटी टीमें जूझती हैं। फिर भी पार्क उसे कहता है कि फिक्र मत कर, हमें और लोग चाहिए नहीं। हैन हैरान है कि वो कितनी आत्मविश्वासी लग रहा है। फिर भी डंजन अलग होते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हैन सोचता है कि ज्यादा लोग और स्किल्स होने से फायदा होगा। पार्क फिर से उसे फिक्र मत कर कहता है। फिर पूछता है जब पहली बार मिले थे तो फोन पर क्या कर रहा था। हैन बताता है कि वो यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रहा था और पूछता है क्या पार्क को वाकई नहीं पता। पार्क कहता है हाँ, सच में ऐसा लगता है जैसे वो गुफा में ही रह रहा हो। फोन निकालते हुए हैन कहता है कि ऐप का नाम यूट्यूब है। फिर वो पार्क को दिखाना शुरू करता है कि ये कैसे काम करता है। थोड़ी देर बाद पार्क कहता है कि हैन वाकई बहुत बढ़िया लड़का है। बाद में दोनों घर से बाहर निकलते हैं और हैन सोचता है कि उसका पार्टनर बड़े यूट्यूब स्टार बनने के लिए सब कुछ रखता है। वो हैंडसम है, बॉडी परफेक्ट है और पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हेडलाइन बना चुका है। तो अगर पार्क भी डंजन रेट्स में असली पावर दिखाएगा तो सभी गिल्ड्स जल्दी ही उसका पीछा करने लगेंगे। फिर पार्क कहता है कि उसे हैन पसंद है और उसे अपने क्लैन में ज्वाइन करने को कहता है। हैन हैरान होकर पूछता है क्या वो गिल्ड में ज्वाइन करने की बजाय अपना खुद का क्लैन बनाना चाहता है। पार्क कहता है हाँ, वह चाहता है। हैन एक वीडियो की कल्पना करने लगता है जिसमें क्लैन बनता है और इस साल के मर्सनरी टेस्ट के टॉप कैंडिडेट के साथ डंजन में जाता है। फिर सीन कट हो जाता है जहां हैन जमीन पर गिरता है। बॉक्सिंग ही एकमात्र चीज थी जिसने उसे उसके खराब बचपन से बचने में मदद की। भले ही वह लगातार हारता रहा, फिर भी उसे अपना प्रो लाइसेंस मिल गया। पर फिर बड़े बड़े आपदाओं ने उसके सारे सपने कुचल दिए। कुछ भी बचा नहीं था तो अंत में वो यूट्यूबर बन गया। वर्तमान में वापस आते हुए हान को समझ आया कि यही वही चीज है जिसकी वह तलाश में था। वह इस मौके को अपने सामने देखकर यकीन नहीं कर पा रहा और कहता है कि वह पार्क के लिए कुछ भी करेगा। पार्क कहता है कि उसे अब हान और ज्यादा पसंद करने लगा है, इसलिए उसे स्ट्रीम के बारे में और बताना चाहिए। आंखों में आंसू लिए हान कहता है कि वह अपना वादा वापस नहीं लेगा। पार्क पूछता है कि अचानक क्यों रो रहा है और हान कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वह बताता है कि क्लैन को आधिकारिक बनने के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए होते हैं। पार्क को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। एक पल बाद एक अनजान आदमी कमरे में प्रवेश करता है। हान पूछता है कि वो भिक्षु वहां क्यों है। वह खुद को मियुकी जिन बताता है और कहता है कि उसे टीम 15 में असाइन किया गया है। उसी समय एक डिवाइस बजता है और कैंडिडेट्स को उनके बैटल सूट पहनने को कहता है। उन्हें 30 मिनट के भीतर तीसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होना पड़ेगा। पार्क और हान हैरानी से घूरते हैं, सोचते हुए कि क्या उन्हें सच में इतनी देर रात बैटल सूट पहनना पड़ेगा। पार्क पूछता है कि क्या डंजन रन कल नहीं होना था। मियुकी जिन कहता है कि रीपर्स कभी कभी बिना चेतावनी के रात में डंजन रेड शुरू कर देते हैं। हान कहता है कि यह पागलपन है। फिर सब इकट्ठा होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि डंजन रेड टेस्ट का हिस्सा है। डंजन सोल सेक्टर 5 में है जो फिनिक्स गिल्ड द्वारा संरक्षित है।